This is NDTV. And you're watching NDTV Prime. In association with Micromax. Nothing like anything. भारतीय टेलीविजन में पहली बार आपके लिए एक ऐसा शो हम लाए हैं जिसमें आपको प्रॉपर्टी के बारे में सारी जानकारी एक जगह मिलेगी। स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्वाल। और नमस्कार, मैं हूं आशुतोष शर्मा। प्रॉपर्टी के बारे में यदि आप और जानकारी चाहते हैं तो वो आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। कानूनी, आर्थिक, टैक्स मामलों के जानकार और उद्योग के विशेषज्ञों की राय चाहते हैं वो भी आप हमारी वेबसाइट ndtv.com/property पर जाकर ले सकते हैं। 24 शहरों के प्रॉपर्टी बाजार एक्सपर्ट्स की नजर में कैसे हैं, यहाँ आपको पता चलेगा। जानकारी ढूंढना भी बहुत आसान है। शहर, बजट या साइज के हिसाब से आप अपनी पसंदीदा प्रॉपर्टी देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं कि आज क्या क्या है खास। मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले लोग भी खरीद रहे हैं फ्लैट्स के बजाय जमीन। क्या जमीन का निवेश है बेहतर? सस्ती ही सही, लेकिन खेती वाली जमीन खरीदने में है कितनी समझदारी। देश के प्रॉपर्टी बाजार में कहां खरीदें और बेचें प्रॉपर्टी, हम देंगे आपके सवालों के जवाब। और ग्रीन इमारतों का शोर है, लेकिन कमर्शियल ग्रीन इमारतों के बाद क्या हमारे घर भी हो पाएंगे ग्रीन? तो सबसे पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की। खेती की जमीन में निवेश का चलन वहां पर आजकल बढ़ता ही जा रहा है। कई निवेशक अपने आप को किसान घोषित कर ये जमीन खरीदते हैं और बाद में इस जमीन को किसी दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की मंशा रखते हैं। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। हमारे संवाददाता आशीष भाटिया ने जानने की कोशिश की, क्या खेती की जमीन में पैसा लगाना अच्छा सौदा है या नहीं। सिर्फ बिल्डर और बड़े बड़े प्राइवेट इक्विटी फंड्स ही नहीं, जमीन के मालिक होना आम आदमी का भी सपना होता है। मुंबई के किसी कायदे के इलाके में बने बनाए मकान की कीमत 75 लाख रुपए से ज्यादा हो चुकी है, जबकि जमीन के दाम 45 रुपए प्रति वर्ग फुट यानी 7 से 8 लाख रुपए एकड़ जैसे दाम सुनकर मुंह में पानी आ जाता है। सवाल है कि जब जमीन खरीद सकते हैं तो सिर्फ फ्लैट क्यों खरीदें? जब प्रॉपर्टी के दाम बढ़ते हैं तो उसके मायने होते हैं कि जमीन के दाम बढ़ रहे हैं। इसलिए निवेशकों को ये बात समझ में आने लगी है कि कुल मिलाकर प्रॉपर्टी की कीमत में उछाल का सबसे बड़ा हिस्सा जमीन के दामों में इजाफे की वजह से होता है। आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि पिछले 5 साल में जमीन के दाम फ्लैट्स के दाम से दोगुना ज्यादा बढ़े हैं, यानी जमीन खरीदना फायदे का सौदा है। Twice the increase as what the finished product has become. So clearly as an asset class, land is making more money today. मुंबई के आसपास जमीन के दाम भी काफी मुनासिब हैं। प्रॉप इक्विटी के मुताबिक करजत में जमीन 820 रुपए प्रति वर्ग फुट, शाहपुर में 400 रुपए प्रति वर्ग फुट और मुरबाद में 450 रुपए प्रति वर्ग फुट के हिसाब से बिक रही है। खेती की जमीन खरीदना आसान नहीं है। उस पर निर्माण करने के लिए कई कानूनी पेचीदगियों से गुजरना पड़ता है। जानकारों का मानना है कि इसमें काफी गड़बड़ियां हैं। दो चीजें हैं। पहली ये कि आप राज्य में कभी भी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री करवाएं तो जहां आपने किसान होने का दावा किया है वहां तस्दीक के लिए नोटिस भेजा जाता है और राजस्व विभाग के 3 स्तरों पर यह तस्दीक होने के बाद ही बात आगे बढ़ती है। चिंता की बात यह है कि जो शख्स किसान का सर्टिफिकेट दिलवा रहा है उसे आइंदा भी आपका साथ देना चाहिए, वरना बात बिगड़ने पर सरकार आपकी जमीन वापस ले सकती है। नितिन देशपांडे जमीन में निवेश करने गए थे, लेकिन उनके तजुर्बे ने उन्हें सिखाया कि सब कुछ उतना आसान नहीं जितना कागज पर दिखता है। जब मेरा पहला लैंड ट्रांजेक्शन हो गया तब मैंने तो यही सोच लिया था कि एडवोकेट को हर चीज मालूम होती है और मुझे कुछ भी मालूम नहीं है, तो मैंने उनका एडवाइस लेना चाहिए। उस इंप्रेशन से मैं कोई एडवोकेट हायर कर लिया। हायर करने के बाद जब मेरा ट्रांजेक्शन पूरा हो गया, लैंड मेरे नाम पर ट्रांसफर भी होने के वक्त आया, तब मेरे को समझ गया कि उसके अंदर काफ़ी
प्रॉब्लम्स है। जब तक ये बात लोगों तक पहुंचेगी तब तक खेती की जमीन बिकती रहेगी और जो लोग मिट्टी में अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहते वो गैर कृषि जमीन पर निर्माण करवा रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ये जांच लेना जरूरी है कि जमीन जिससे खरीदी जा रही है उसका मालिक वही है। अगर ड्यू डिलिजेंस हो और उन्हें यह भरोसा हो कि जमीन के कागजात ठीक हैं, तो मुझे इसके निवेश में कोई बुराई नजर नहीं आती। इसे गैर कृषि भूमि में बदलने का कितना खर्च आएगा और क्या ऐसा मुमकिन भी है या नहीं, इसके अलावा जमीन कहाँ है इसका भी असर पड़ता है। Whether he will be able to do it at all. कानून के हिसाब से सिर्फ एक किसान ही खेती की जमीन खरीद सकता है, लेकिन जमीन की बढ़ती कीमतों के कारण शहर में बसने वाले लोगों की भी नजरें गांवों की जमीन पर टिक गई हैं। जानकारों का मानना है कि ये चलन बहुत ही नुकसानदेह है और खेती की जमीन में आने वाली गिरावट की सबसे बड़ी वजह भी हो सकती है। कैमरा पर्सन राकेश सोलंकी के साथ आशीष भाटिया, एनडीटीवी। तो चलिए इस पे और चर्चा करते हैं। हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे हैं श्री परेश कारिया, डायरेक्टर इजी टू ओन एस्टेट, और श्री उदय वावेकर, वीपी कंज्यूमर कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन महाराष्ट्र और गोवा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है प्रॉपर्टी इंडिया में। उदय जी, आपसे शुरू करते हैं। अपने आप को किसान साबित करके जमीन खरीदना, सबसे पहले तो बताइए लीगल टर्म्स में क्या ये वाकई में कानून का उल्लंघन नहीं है कि एक आम आदमी शहर में रहता है, यदि वो गांव में जाके अपने आप को किसान घोषित करके जमीन लेता है लेकिन बाद में ये प्रूव होता है कि वो किसान नहीं है, तो क्या किस प्रकार का उस पे कानून के अंतर्गत किस प्रकार की कार्रवाई होती है, और यदि इस सेक्टर में निवेश करना है तो किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है। सवाल यह है कि केवल आपको अपने आप गांव में जाके, चाहे आप राजस्थान जाओ, गुजरात जाओ और फिर महाराष्ट्र में कहो कि मैं एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, वो सर्टिफिकेट आप बताओ, एक दौर है अभी। मगर उसमें दिक्कत ये है कि लोगों को मालूम नहीं है कि अलग अलग तरह के जोन है। जैसे ग्रीन जोन है, जिसके लिए आप वेस्टर्न घाट जो महाराष्ट्र में है वो ग्रीन जोन डिक्लेयर किया, वहाँ कोई भी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, सिवा आपको फार्म हाउस बांध सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपको डिप्टी कलेक्टर की परमिशन लेनी चाहिए, उसमें भी कई क्लॉजेस है। आपका डोमिसाइल क्लॉज होना चाहिए, इनकम होना चाहिए, आपका एग्रीकल्चरल हिस्ट्री होना चाहिए, क्या पर्पज से आप उसे लेते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्या है। अनलेस आप डिप्टी कलेक्टर से परमिशन न लो, एग्रीकल्चर लैंड, आप एग्रीकल्चरिस्ट भी हो तो आप वहाँ पे नॉन एग्रीकल्चर करने के लिए बहुत सारी समस्याएं आपके सामने है। और अगर मालूम पड़ गया, आपने अच्छा सवाल पूछा कि आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है और जिस मतलब के लिए आपने ये ज़मीन खरीदी है उसका मतलब पूरा नहीं हो रहा है, तो आपको घाटा ही है। दूसरी बात यह है कि आपके लैंड का एक्विजिशन हो जाएगा अगर उनको पता चले कि आप एग्रीकल्चरिस्ट नहीं है, तो गवर्नमेंट विल एक्वायर दिस लैंड, यानी कि ज़मीन गवर्नमेंट ले लेगी अपने, उसको कब्जा कर लेगा, कलेक्टर कब्जा कर लेगा और आपकी ज़मीन कुड़की में चली जाएगी। तो ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। तो लोगों को ये देखना चाहिए कि कौन सी जमीन हम खरीद रहे हैं। बड़े झोल हैं इसमें, ये तो साफ कर दिया उदय जी ने। लेकिन परेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लोग जो होते हैं वो कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं इस तरह से कृषि की जमीन खरीदने में, और क्या वाकई में अगर कई ब्रोकर इस तरह के दावे करना शुरू कर देते हैं कि ये किसान का सर्टिफिकेट तो हम आपको दिलवा देंगे, फार्मर सर्टिफिकेट, उसकी कोई परेशानी नहीं है, तो क्या इस तरह के दावों पे विश्वास करके लोग ऐसा इंटरेस्ट दिखाते हैं? अंजलि, आपकी बात बिल्कुल सही है। अभी पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि काफ़ी इंटरेस्ट आ रहा है लोगों को एग्रीकल्चरल लैंड में इन्वेस्ट करने में। जैसे कि हमने देखा है कि अपार्टमेंट्स के प्राइस मुंबई में काफ़ी बढ़ चुके हैं और लोगों को काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है कि 40 लाख 50 लाख पे जहाँ पे आपको एक अपार्टमेंट भी नहीं मिलेगा मुंबई में, वहाँ आपको 1 एकड़ ज़मीन मुंबई के थोड़े बाहर ही मिल सकती है। सो नो डाउट काफ़ी अट्रैक्शन है इसका। और जहाँ तक कि आपकी बात है सर्टिफिकेट, एग्रीकल्चर फार्मर की सर्टिफिकेट, हाँ जी, हमने देखा है कि कुछ लोग ये वाकई ये बिज़नेस चालू कर दिया है कुछ लोगों ने, जो यहाँ पे आपको कुछ पैसे देके आपको एग्रीकल्चर का सर्टिफिकेट दे सकते हैं। लेकिन जैसे उदय जी ने बताया कि इसमें काफ़ी रिस्क है, सिर्फ सर्टिफिकेट मिलना काफ़ी नहीं है, उसके बाद भी आपको डेप्यूटी रजिस्ट्रार के साथ रजिस्टर करना पड़ता है और उसमें काफ़ी अनसर्टनिटी है। यू आर नॉट श्योर आपका ये प्रोसेस रजिस्टर होगा या नहीं। जी, चलिए, ये तो हम अब मान के चलेंगे इस डिस्कशन में कि जोखिम बहुत है। उदय जी, ये बताइए, यदि कन्वर्जन की बात की जाए कि हमने एग्रीकल्चर लैंड लिया लेकिन बाद में हमने
कानूनी दांव-पेच के जरिए हम उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करवाना चाहते हैं ताकि उस पर हम डेवलपमेंट कर सकें किसी भी वजह से, चाहे रेजिडेंशियल या कमर्शियल। क्या ये वाकई में इतना आसान है? और ये कन्वर्जन प्रोसेस में क्या क्या किस प्रकार के एहतियात बरतने चाहिए और क्या क्या प्रोसीजरल इसमें स्टेप्स होते हैं जो लेने पड़ते हैं? कन्वर्जन करने के लिए दो है, आपको पहले मकसद डिसाइड करना चाहिए, तय करना चाहिए। आप घर के लिए ले रहे हो, एक फार्म हाउस के लिए ले जगह रह रहे हो तो काफ़ी आसान हो सकता है। अगर आपको एग्रीकल्चर इसका सर्टिफिकेट हो, आप किसान है, वो एग्रीकल्चर लैंड आप डिप्टी कलेक्टर यानी तहसीलदार या कलेक्टर उसकी परमिशन लेके आपने वो परमिशन ले ली हो और आपका रजिस्ट्रेशन हो गया हो, तो आप वहाँ एक फार्म हाउस जो 10% है, 20% है, गाइडलाइन उस हिसाब से बांध सकते हैं। वो काफ़ी आसान हो सकता है। मगर उसके लिए भी लोगों को ये पता नहीं कि इस परमिशन लेने के लिए भी आपको सर्टिफिकेट देना चाहिए कि वहाँ पानी है, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ का सप्लाई, ये सर्टिफिकेट सारे कलेक्टर मांगता है आपसे। तो जब तक ये इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे नहीं हो, आप वो एक फार्म हाउस बांधना भी मुश्किल है। सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है कि अगर आप वहाँ पे कोई व्यवसाय करना चाहते हो या कोई बिजनेस या कोई होटल या कोई ऐसा डेवलपमेंट करना चाहते हो जिसमें आपका फैक्ट्री डालना हो, तो आपको बड़ी दिक्कतें आ सकती है। क्योंकि आजकल पोल्यूशन कंट्रोल है, आपका नया ग्रीन ट्रिब्यूनल बना है जहाँ में ग्रीन जोन में बात कर रहा था, ग्रीन जोन जैसे वेस्टर्न घाट में अभी ग्रीन जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। और जिसके लिए ऑनरेबल स्वतंत्र कुमार जी जो दिल्ली में प्रेसिडेंट बन गए ग्रीन ट्रिब्यूनल के, और महाराष्ट्र में जस्टिस किनगांवकर बन गए हैं। तो ये देखते हैं कि भाई एक ग्रीन बेल्ट में कोई डेवलपमेंट ना हो। तो अगर आपका ग्रीन बेल्ट में अगर वो लैंड आ गई, जैसे वेस्टर्न घाट की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप तो वहाँ कोई डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते, कोई भी व्यवसाय आप वहाँ नहीं कर सकते, पोल्यूशन की सारी दिक्कतें आपको आएगी। तो ये सब जब तक आपको कानूनी दांवपेच पूरा क्लियरेंस नहीं मिलता है, इस ज़मीन में हाथ डालना मैं कहूँगा शायद आपको मिट्टी मिले सोना नहीं मिल सकता। तो हाँ, अगर आप बशर्ते एग्रीकल्चरिस्ट हो और आपको एग्रीकल्चर में डेवलप करना है और आपको वहीं रहना है, अगर आप कहते हैं कि मैं सेकंड घर या सेकंड हाउस, जो ड्रीम लोग आजकल बेच रहे, सपने बेच रहे कि ये हमारा सॉफ्ट कॉर्नर है, वाइट कॉर्नर है, ब्लू कॉर्नर है, ग्रीन कॉर्नर है, आपको सेकंड घर मिलेगा, आपके लिए एक वीकेंड घर मिलेगा, तो आप भूल जाइए। हमारे दादाजी ने हमने कहा था कि कसने वाले की खेती और रहने वाले का घर, नहीं तो बहुत ही खिटपिट। तो आपको ये तकलीफ हो सकती है, लंबा रखने से मेंटेनेंस की भी बहुत तकलीफ आती है। फार्म हाउस आप कम यूज़ करते हैं, केयर टेकर ज़्यादा यूज़ करता है, आप रिपेयरिंग को जाते हैं। जी बिल्कुल। तो परेश जी, इतना तो साफ हो गया है कि बहुत ही पेचीदगियों से भरा हुआ ये मामला लग रहा है। लेकिन अब जबकि शहरीकरण की इतनी ज़रूरत हो गई है, ख़ासतौर पर मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में इतने लोग बढ़ते जा रहे हैं, जो अंदर माइग्रेंट्स आ रहे हैं, उनको रहने के लिए जगह चाहिए, तो क्या इस तरह के कानून थोड़े से अब पुराने और दकियानूसी नहीं होते जा रहे? क्योंकि कुछ लैंड ऐसा भी हो सकता है जो लैंड ओनर खुद भी बेचना चाहता हो और जिसको बेचा जाए तो खेती का नुकसान भी ना हो रहा हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल ही मना कर देंगे इस तरह के कानून से कि आप जब तक किसान नहीं है आप तक खेती की ज़मीन नहीं खरीद सकते, तो क्या ये कानून आपकी नज़र में, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या अब थोड़ा पुराना हो गया है? देखिए, इसमें दो बात है। एक तो काफ़ी सारी लैंड ये बड़े डेवलपर्स है उन्होंने अक्वायर करके ऑलरेडी रखी है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड जिस पे ये डेवलपर्स बैठे हुए हैं, तो उन्होंने लैंड एक्वायर कर रही है और धीरे धीरे वो जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वो डेवलप करेंगे। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे सिटी एक्सपांड होती है, लोग बाहर की तरफ जाने लगते हैं, तो गवर्नमेंट काफ़ी बार ये जोनिंग चेंज कर देती है अपने आप। वो लोग एग्रीकल्चरल एरिया को अपने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिमिट के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, उससे अपने आप ये रेसिडेंशियल जोन या किसी जोन में कन्वर्ट हो जाता है। उदय जी, मेरे हिसाब से काफी हद तक एक टैक्स ब्रेक्स जो मिलते हैं एग्रीकल्चर लैंड से जुड़े हुए, शायद उसकी वजह से भी काफी रुझान होता है लोगों का। कुछ बताएंगे विस्तार से किस प्रकार के टैक्स ब्रेक्स मिल सकते हैं, बशर्ते कि एक व्यक्ति एग्रीकल्चरिस्ट घोषित कर दिया जाए, उसको लैंड भी मिल गया, तो कोई टैक्स ब्रेक्स हैं जिससे थोड़ा फायदा होता है इस लैंड में निवेश करने से? ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि आप सदियों पुरानी ये सोच है और ऐसा करते भी है लोग कि आपका टैक्स इनकम काफ़ी बच जाता है अगर आप एग्रीकल्चरिस्ट हो, क्योंकि एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है,
वहाँ आप मुनाफा बता सकते हैं या आप घाटा भी बता सकते हैं, दोनों बता सकते हैं। और टैक्स प्लानर्स आपको कहेंगे कि टैक्स प्लानिंग के लिए एग्रीकल्चर यानी कि फार्म हाउस और आप अगर एग्रीकल्चरिस्ट है तो बहुत ही फायदेमंद है। मेरा तो ये कहना है कि गवर्नमेंट को एक सेंट्रलाइज्ड यूनिफॉर्म पॉलिसी करना चाहिए, क्योंकि लैंड रेवेन्यू कोड हर स्टेट का अलग अलग है। वहाँ कोई नेशनल, जैसे नेशनल डेवलपमेंट कंट्रोल अथॉरिटी आ गई है, आप इन्वेस्टमेंट में आपकी सेबी आ गई है, वैसे एक नेशनल कंट्रोल अथॉरिटी चाहिए कि सारे लैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल्स का एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी और हर स्टेट की यूनिफॉर्म पॉलिसी होनी चाहिए। गुजरात की पॉलिसी अलग है, महाराष्ट्र की लैंड रेवेन्यू कोड अलग है, राजस्थान का लैंड रेवेन्यू कोड अलग है, कई स्टेटों का साउथ में लैंड रेवेन्यू कोड अलग है। तो ये जो आपने कहा कि टैक्स प्लानिंग के लिए तो एग्रीकल्चर सबसे बढ़िया है, क्योंकि अगर आपको एग्रीकल्चर इनकम है तो वो इनकम टैक्सेबल नहीं है, और अगर आपको एग्रीकल्चर में लॉस हो गया तो उसका सेट आउट आपके बिजनेस में आप दिखा सकते हो, और ये बहुत ही फायदेमंद है। और इसके लिए बढ़त भी मिलेगी अगर सही मायने पे आप ये जो लैंड है उसका सही उपयोग के लिए ट्रिब्यूनल बनाए, उसमें ऐसे प्रपोज जोन रखे जो क्लियर कट लोगों को मालूम हो कि ये क्लियरेंस हो, और ये लोगों तक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेंट्रल मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी, किसी को पता नहीं चलता है, चलते रहता है जब तक कोई आफत कानूनन आपके ऊपर नहीं आती। तो इसके लिए मॉनिटरिंग अथॉरिटी भी होना ज़रूरी है, जैसे माड़ा में है, आपकी SRA में भी अभी मॉनिटरिंग अथॉरिटी आ गई है। तो यहाँ भी एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी और एक ट्रिब्यूनल ऐसे यूनिफॉर्म होना चाहिए जो परमिशन दे लोगों को आगे आने के लिए, एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट करने के लिए, आगे एग्रीकल्चर को बढ़ाने के लिए, और सेकंड होम जो आज नया कॉन्सेप्ट है उसको भी बढ़ावा देने के लिए, कि हमको भी नेचर की बहुत ज़रूरत है। व्हाट इज दिस लाइफ फुल ऑफ केयर एंड वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। ये हमारी मैकेनिकल लाइफ से भी एक लोग चाहते हैं, लोग तैयार है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फायदेमंद है, मगर गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि इसका मॉनिटरिंग करना चाहिए और ट्रांसफरेबिलिटी रखना चाहिए। आप और मुझे कानून मालूम नहीं, जब तक हम नहीं जाएंगे, कलेक्टर से नहीं पूछेंगे, तहसीलदार से नहीं पूछेंगे, 7/12 नहीं लेंगे। जी बिल्कुल, तो ये ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल बहुत जरूरी है, ये सारी बातें ध्यान में रखना। जैसा कि उदय ने कहा, बहुत सारे लोग इसकी तरफ रुझान है उनका, लेकिन कानूनी दांव पेच में बिल्कुल ना फंसे, बहुत ध्यान रखें, क्योंकि एग्रीकल्चर लैंड की खरीद फरोख्त इतना आसान नहीं जितना कि आपके डेवलपर आपको बताते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए।